हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। तो गाइज आज बहुत सारे लोगों ने कल की हमारी केमिस्ट्री की वीडियो में, जहां पे हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था, मैंने वहां पे सारे वीडियोस अपलोड कर दिए अपने केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सभी का वीडियोस चाहिए। तो मैंने गाइज अभी बायो का ये फर्स्ट चैप्टर, वैसे भी ऑलरेडी मैंने ये सब अपलोड कर दिया था, बट गाइज 2 साल पहले जब मेरे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं थे और अपने पास सिर्फ एक छोटा सा बोर्ड था, उस बोर्ड में मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया था, वो भी बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट, एक छोटे से बोर्ड में जिसमें खुद मैं नहीं दिख रहा था, मेरे ये हाथ दिख रहे थे। अब मैं पूरा दिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे सभी लोग, तो मैंने एकदम बढ़िया सी धांसू तरीके से अपने प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा में इसकी नोट्स बनाई है। और ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम के अंदर। टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो और नोट्स को ले सकते हो टेलीग्राम से। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को धांसू तरीके से, बहुत ही मजा आ जाएगा आप लोग को मेरे साथ सीखने में, बहुत ही बेस्ट। को बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि ट्यूशन लगाए नहीं लगाए, यार क्या जरूरत है, इतनी बेस्ट टीचिंग विद नोट्स एंड टेस्ट सीरीज वगैरह सब लास्ट में रखूंगा, तो क्या ही जरूरत है। और हाँ, अगर आप मेरे ऊपर जाते हो कि मैं सिखा पाऊंगा कि नहीं, तो फिर आप लगा लो ट्यूशन, कोई टेंशन की बात नहीं। बट अगर आपको मेरे ऊपर बिलीव है तो कोई टेंशन की बात नहीं, फिर ट्यूशन की क्या जरूरत है स्टेट बोर्ड के लिए। तो लिविंग वर्ल्ड, पहले चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड हमारा यहाँ पे, और इस टॉपिक को हम बड़े ही मजेदार तरीके से देखेंगे। आप हमारा चैनल देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, और अगर आप चाहो तो मुझे गाइज यहाँ पर फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम के अंदर भी, अगर आप चाहो तो, ठीक है। और बाकी आपका प्रशांत भैया है, हमेशा आपके साथ रहेगा। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते फिर आज के इस प्यारे से चैप्टर को, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। बहुत ही मस्त चैप्टर है ना, बायोलॉजी का पहला चैप्टर। टोटल 14 चैप्टर तो है ये पूरे बायोलॉजी में, एक एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो चैप्टर है इसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। बहुत ही छोटा सा, प्यारा सा, एकदम बहुत ही मजेदार चैप्टर है। कसम से कहता हूं ये चैप्टर आपको आता है, पहले ही कह देता हूं कि ये चैप्टर आपको आता है। जिसने भी मेरे साथ 10th में बायोलॉजी पढ़ी है ना, मैंने पूरे नए वीडियो 10th में बनाए थे साइंस 2 के, तो उस बच्चे को पक्का ये चैप्टर आता है, गारंटीड आता है ये चैप्टर। बस अब मुझे बताना है कि हाँ, आपके अंदर जो वो नॉलेज भरा है, वो नॉलेज को मुझे बस रिकॉग्नाइज करवाना है कि हाँ, ये आपके अंदर ऑलरेडी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। बस इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, यार सब्सक्राइब नहीं करते हो कर देना, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड, तो अब हम बात करेंगे अपने इस प्यारे से छोटे से गोले की, जो नीला कलर का गोला है, जहाँ पे आज इतने मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पब्लिक प्लस प्लांट, एनिमल और इतने सारे लोग इस छोटे से प्यारे से गोले में भरे हुए हैं। इस गोले के बाहर अगर जाओगे ना, तो ये हमारे गोले से बाहर हजारों गोले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये जितने भी गोले हैं ना, पता नहीं उन गोलों में क्या है, बट हमारा गोला सबसे बढ़िया गोला है। हमारे गोले में बहुत सारे इंसान हैं, करीबन 145 मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। फिर इंसान तो है ही है भाई, इंसानों की भी वैरायटी होती है, कोई काले कलर का, गोरे कलर का, सांवले कलर का, अलग अलग वैरायटी वाले इंसान हैं, अलग अलग वैरायटी वाले प्लैनेट्स हैं। पहाड़, पत्थर, नदी है ना, तालाब, झरने, कितने सारे जगह हैं घूमने लायक, है ना। इंडिया, अमेरिका, उधर इंग्लैंड, इधर दुनियादारी पता नहीं कौन कौन सा, बट अपना प्यारा भारत देश। तो इतने सारे कंट्रीज, जहां पे माउंट एवरेस्ट जैसा सबसे बड़ा पहाड़, जहां पे 7 वंडर्स प्रेजेंट है अपने अर्थ के अंदर। ये सब कुछ बायोलॉजी में है। यहाँ ये मत बोलना आप क्या कहाँ लेके जा रहे हो सर। आई एम टॉकिंग अबाउट बायोटिक, मतलब बायोटिक एंड अबायोटिक एजेंट्स एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अभी जो ये 7 वंडर्स हैं, जो अपने माउंटेन हैं, जो अपने पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों को छोड़ दो, बाकी जो नदी, तालाब एंड ये सब कुछ वाटर है, ये सब हमारे अबायोटिक कंपोनेंट हैं, समझ गया। और जो हम एनिमल, प्लांट्स एंड एक्वेटिक छोटे छोटे एनिमल्स, एरियल एनिमल्स जो हवा में रहते हैं, है ना, फिर जो अर्थ में रहते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, हम सब जैसे ह्यूमन बींग्स, ये सब वायरस, बैक्टीरिया, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब हमारे बायोटिक कंपोनेंट हैं जो लिविंग बींग्स के अंदर आते हैं। तो हमारे अर्थ में बायोटिक, अबायोटिक दोनों कंपोनेंट पाए जाते हैं, और हम जैसे इंसान दोनों का लुत्फ उठाते हैं। हम लोग देखो माउंटेन में चढ़ करके अपने आप को बड़ा धांसू इंसान समझते हैं,
है ना, माउंट एवरेस्ट में। हम लोग नॉन लिविंग जो हमारा वाटर है उसको पी के हम खुद लिविंग बनते हैं। तो हमारे में बायोटिक अबायोटिक हम इंसान दोनों का साथ लेते हैं और फिर हम जिंदा रहते हैं। बट हमारे अर्थ के अंदर बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट है। समझा अच्छे से? मतलब हम दोनों एक साथ मिलजुल करके अपनी जिंदगी बनाते हैं, अपनी लाइफ क्रिएट करते हैं। समझ में आया चैप्टर का ओवरव्यू क्या है? कि हमारे अर्थ के अंदर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट है और हम जैसे इंसान ह्यूमन बींग्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं, दोनों का यूज करते हैं फॉर अपने सर्वाइवल के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपनी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और अपने मैच्योरेशन के लिए, यानी मैच्योर होने के लिए, है ना। अब ये कपड़े अगर मैं ना पहनूं तो मैं कैसा लगूंगा? ये नॉन लिविंग है कि नहीं है? पहनना पड़ेगा ना यार, नहीं तो फिर वो केले का पत्ता रहता था ना पुराने जमाने में आदिवासी लगाते थे, तो फिर वो लिविंग हो जाएगा, ठीक है, तो वो लगाना पड़ेगा। तो वो सब ऐसा नहीं, अभी सिस्टम बदल चुका है। ये पेंसिल है तो पेंसिल से लिखूंगा ना तो ये अबायोटिक कंपोनेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर बहुत आसान है, मजा तो बहुत आने वाला है। तो प्लांट अर्थ के, हमारे जो प्लानेट अर्थ है, प्लानेट अर्थ के अंदर बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट दोनों रहते हैं, जहां पे बायोटिक कंपोनेंट है लिविंग बींग्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट है हमारे नॉन लिविंग बींग्स। अब बढ़ते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ क्या है। आपके बुक में टॉपिक रहेगा, आप टेक्स्ट बुक बगल में रखने का। मेरे कोई भी वीडियो को देखने से पहले टेक्स्ट बुक मस्ट, मतलब ओपन होना चाहिए भाई। चाहे केमिस्ट्री पढ़ लो, बायो पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो। मैथ्स में तो ठीक है, मैथ्स में तो क्वेश्चन मैं खुद ही लेके आ जाऊंगा, हाँ, लेकिन फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में टेक्स्ट बुक बगल में ओपन होनी मांगती है। टेक्स्ट बुक ओपन नहीं होगी भाई तो मुझे मत कहना कि फिर कहाँ हम लोग चल रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर आपकी प्रॉब्लम है वो आप जानो, ठीक है। टेक्स्ट बुक ओपन होनी मांगती है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, करीबन 6 प्रिंसिपल, ABCDEF, इतना 6 प्रिंसिपल आपके बुक में दिया हुआ है। हम सारे प्रिंसिपल को लाइन टू लाइन पैराग्राफ के फॉर्म में है, मैं यहाँ पे बढ़िया धांसू नोट्स इसकी बनाई है और मैं आपको यहाँ पे उसको समझाऊंगा, ठीक है। लेट्स बिगिन। तो पहला वाला हमारा प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल कहता क्या है, मतलब जिंदगी जीने के 6 हमारे इंपॉर्टेंट तरीके जो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है, हमको नहीं, हमारे बॉडी को। हमारे बॉडी को क्या चाहिए? हमको तो आईफोन चाहिए, हमको तो कार चाहिए, बंगला चाहिए, ये सब हमको चाहिए। हमारे बॉडी को क्या चाहिए? हमारे बॉडी को ये सब नहीं चाहिए रहता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी एग्जैक्टली इसके 6 प्रिंसिपल आज हम देखेंगे। पहला है, देखो अब सिंपल से बताता हूँ, हम सब दुनिया के लिविंग बीइंग वंस प्रोड्यूस्ड न्यू बॉर्न। हम दुनिया में ना सारे लोग हर नए नए इंसान को पैदा करते हैं। आज नहीं तो कल तुम भी करोगे, सब करेंगे, मेरा पता नहीं, ठीक है। तो लिविंग बीइंग वंस प्रोड्यूस्ड न्यू बॉर्न, मैं भी करूंगा, ऐसा कुछ नहीं, चलो, अरे यार नहीं करूंगा, छोड़ो। यहाँ देखो, तो लिविंग बीइंग वंस प्रोड्यूस्ड न्यू बॉर्न, कहाँ चले जाते हैं ना, आप बोलोगे सर कहाँ निकल जाते हो भैया, ठीक है। देखो, तो हमारे जो इंसान है, हम लोग ना न्यू बॉर्न को प्रोड्यूस करते हैं। अब एक छोटा सा बॉर्न प्रोड्यूस तो हो गया, बट उसे सर्वाइव भी करना होता है। अगर मैं एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजी से हटके देखूं, तो क्या हम सबको पता था कि हम इस दुनिया में आएंगे? हम गरीब माँ बाप के घर में आएंगे या अमीर माँ बाप के घर में आएंगे? किसके घर में हम पैदा होंगे? ये सब हमें पता है क्या? हमारी फाइनेंशियल स्टेटस कैसी होगी? हमारे पास कितना ज्ञान नॉलेज होगा? हम कितने रिवोल्यूशनरी होंगे? क्या हमें पता होता है? नहीं। हम बस पैदा हो जाते हैं एंड देन हमें फिर सर्वाइव करना होता है। तो उसी तरीके से बायोलॉजिकल तरीके से अगर बात करूं, तो अगर मैं अपने तरीके से बात करूं तो हमें तो सब कुछ चाहिए, बट बॉडी को क्या चाहिए? बॉडी को तो सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। तो हम एक बार अगर प्रोड्यूस हो गए, हमारा न्यू बॉर्न जो भी आ गया, तो उसे सर्वाइव करने के लिए उसकी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। अब उसकी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो एनर्जी मिलती है मेटाबॉलिज्म से। अब आप बोलोगे भाई ये कौन सा नया इंट्रोड्यूस हो गया? हमने तो साइंस 2 चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड ये सब चाहिए होता है क्लास 10th में। तो क्या वो सब नहीं चाहिए? ये मेटाबॉलिज्म क्या है? हाँ, तो हम खाना खाते हैं ना, खाना खा के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है ना पेट के अंदर। जब वो डाइजेस्ट हो जाता है ना, डाइजेस्ट, तो उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और इन्हीं मॉलिक्यूल्स को जब हम डाइजेस्ट करके और अपने अंदर एनर्जी बनाते हैं एटीपी के फॉर्म में, तो वो हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मतलब कि किसी भी फूड कंपोनेंट का पहले ब्रेक करोगे, हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो पहले ब्रेक करोगे तब जाके हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? फिर से वापस से उसको हम बिल्डिंग अप करते हैं। ऐसा हमारे बॉडी में होता है, यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मेकिंग न्यू मॉलिक्यूल्स। अब आप ही बताओ, जो हमने खाना खाया, रोटी मान ले मैंने खा ली, रोटियों से मिलती है कार्बोहाइड्रेट,
तो अब रोटी से कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाओगे नया मॉलिक्यूल, तो आप जिंदा रह पाओगे क्या? नहीं रह पाओगे ना। तो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज है, ये बात ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है ग्लूकोज, ठीक है। तो अगर हम रोटियां चपातियां खाते हैं तो अंदर हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब वो जो कार्बोहाइड्रेट अंदर गया तो उसी से हमको ग्लूकोज बनता है। तो अगर ये ग्लूकोज का नया मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे आएगी? तो यानी कि एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म मतलब मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। और जब वही मॉलिक्यूल बन जाता है तो फिर हमारे सेल उसको खच 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 ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करके ब्रेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल, और उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और इन्हीं दोनों को मिला के बनता है मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस इन विच कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म टेक्स प्लेस, कंबाइनली टेक प्लेस, ठीक है। तो इस बात को समझना है, जहां पे एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों होता है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल एंड बिल्डिंग अप, ब्रेकिंग बिल्डिंग अप, ब्रेकिंग बिल्डिंग अप। तो पहले बिल्डिंग अप होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद, एंड देन फिर ब्रेकिंग डाउन जिससे एटीपी बनती है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन पढ़ा था ना बचपन में, बचपन में क्या 10वीं में ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देना है। तो हम खाना तो खा लेंगे बट सर्वाइव होने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिलती है मेटाबॉलिज्म से। यानी मॉलिक्यूल को बनाओगे ग्लूकोज को, आपको क्या लगता है कि आप रोटियां आपको एनर्जी देती है क्या? नहीं, रोटियों के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, वो एनर्जी देती है। अगर आप रोटियां नहीं खाओगे तो भी चलेगा, कार्बोहाइड्रेट ठूसो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी बॉडी उतना ही अच्छे से काम करेगी। अपने बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से मतलब है भैया, तो कार्बोहाइड्रेट कहीं से भी खाओ, मतलब चाहे आप रोटियां मत खाओ, कार्बोहाइड्रेट खाओ। वही देखा ना, जिम वाले बंदे जाके पाउडर लेते हैं, डायरेक्टली प्रोटीन लेते हैं वो लोग। तो ऐसे ही सब होता है, अपनी बॉडी को उससे कोई नुकसान नहीं है, डोंट वरी। बट हाँ, नेचुरल चीजों में मजा ही अलग है ना, मैन मेड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इस अब आई थिंक पहला प्रिंसिपल आपको समझ गया होगा। पहला प्रिंसिपल लाइफ का एक ही मुद्दा है भाई, कि अगर सर्वाइव करना है तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। तो हमारे अंदर की जितनी अच्छी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, यानी कि खाना को, मॉलिक्यूल को बनाना यानी कि कैटाबॉलिज्म, और उसके बाद उसको ब्रेक करना यानी एनाबॉलिज्म। तो इस तरीके से एनाबॉलिज्म मतलब मेकिंग, मॉलिक्यूल को बनाना, और ब्रेक करना मतलब कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मतलब काटना ठीक है, तो मॉलिक्यूल को ब्रेक करना। तो ये बात आपको समझ के रखना है। आते हैं सेकंड प्रिंसिपल में। पहला प्रिंसिपल तो देख लिया कि सब पैदा हो गए एंड देन उसके बाद उनको एनर्जी चाहिए सर्वाइव के लिए, तो मेटाबॉलिज्म कर लिया, उसके अंदर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, एक बार हमारा बर्थ मतलब फ्रॉम बर्थ, जब बर्थ होती है तब से ऑर्गेनिज्म ग्रोथ स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड, दैट ग्रोथ इज वेल ऑर्केस्ट्रेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? हम एक बार पैदा हो गए तो हम बड़े होते हैं। बड़े दो तरीके से हुआ जा सकता है। हम जब पैदा होते हैं तो हम बड़े होते हैं, हम अंदर से हमारी ग्रोथ होती है। मेरे बॉडी के फीलिंग को समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? बायोलॉजी इज अ फीलिंग नॉट अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो ध्यान देना अच्छे से, हमारी बॉडी जब हम बड़े होते हैं तो हम बड़े हो रहे होते हैं। बजरंगबली को कभी देखा है? बड़े होते हैं, है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से अंदर से बड़े हो जाते हैं, नहीं क्या? ऐसा थोड़ी कि बाहर से बड़े होते हैं, इधर से हाथ निकाला, ऐसा हाथ इधर से बड़ा हो गया इधर से मुंह बड़ा हो गया, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। जैसे नाक इतनी बड़ी हो गई, ऐसे नहीं, इधर से हाथ बड़ा होता नहीं, पूरा ऐसा पूरा शरीर बड़ा होता है। फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, समझा? और वो भी एकदम वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड, प्रॉपर तरीके से सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड रहता है हमारी बॉडी के अंदर। मतलब हाथ भी बराबर, पैर भी बराबर, बॉडी एकदम बराबर, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड एकदम डेवलपमेंट होता है, समझा? तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इनसाइड से होनी चाहिए। बट बहुत सारे सैंड माउंट्स, आपसे पूछने वाला हूं क्वेश्चन ना, बहुत सारे सैंड माउंट्स यानी कि जो नहीं क्या मिट्टी के टीले होते हैं, टीले नहीं क्या, आप देखे रहोगे समुद्र के किनारे बहुत सारे मिट्टी के टीले होते हैं, और बहुत सारे बोल्डर्स यानी कि वो जो पत्थर होता है, जो पत्थर बड़ा होता है, एक पत्थर नहीं क्या वो बड़ा होता है। एक बार गूगल में आके बोल्डर्स को सर्च करना, आपको पता चल जाएगा। पत्थर है ये, जस्ट एक पत्थर है, ये भी बड़े होते हैं। और एक सैंड माउंट है जो मिट्टी का टीला, वो भी बड़ा होता है। तो क्या ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे जैसा? तो नहीं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी ग्रोथ आउटसाइड से होती है। मिट्टी के टीले बाहर से बड़े होते हैं, है ना, मिट्टी के टीले, एक मिट्टी के लेयर, फिर दूसरी मिट्टी की लेयर, फिर तीसरी मिट्टी, ऐसा मिट्टी के टीले पहाड़ बनते जाते हैं। तो ये आउटसाइड ग्रोथ है, और इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसी ग्रोथ नहीं होती। दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा, चाहे एनिमल रहें तो चाहे हम रहें, हमारे में इनसाइड से ग्रोथ होती है, अंदर से हम वेल ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से ग्रो होते हैं। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ठीक है। बट ये जो सैंड माउंट है सब बाहर से बड़े होते हैं, तो ये सब इनमें ग्रोथ नहीं होती। हमारे में इनसाइड से, अंदर से हम बड़े होते हैं। पहले छोटे रहते हैं, फिर हम अंदर ही अंदर बड़े हो जाते हैं, समझा? ऐसा,
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सी हमारा जो हमारा मतलब थर्ड वाला लाइफ का प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, जो ग्रो हमारी बॉडी है बड़ी तो होती है, तो हमारी बॉडी जब बड़ी होती है तो हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, हम छोटे से बड़े हो जाते हैं, फिर हमारे बॉडी के शरीर में जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी बड़े होते हैं, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों होता है ना। तो अब यहाँ पे समझना, ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये माय डियर डू नॉट हैव अनलिमिटेड टाइम स्पैन, यानी जो आया है वो जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा, चाहे अंबानी रहे चाहे भगवान रहे, अर्थ में आने वाला मरेगा जरूर। कितने भी बड़े इंसान बन जाओ दुनिया में, कितने भी अच्छे अमीर बन जाओ, करोड़ों रुपए कमा लो, सब खत्म हो जाएगा। कुछ आप ऊपर से खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। आप बोलोगे सर प्रशांत बाबा मोड़ ऑन हो गया क्या? लेकिन सच्चाई तो बता रहा हूँ, प्रशांत बाबा मोड़ ही है, बट सच्चाई तो बता रहा हूँ कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट फॉर अनलिमिटेड टाइम। तो अनलिमिटेड टाइम के लिए हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होती। एक टाइम पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है एंड देन आफ्टर दैट ये स्टॉप हो जाती है और फिर हम मर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, एज टाइम गोज मॉलिक्यूल बॉडी ऑर्गन्स बॉडी बिगिंस टू लूज देयर इफेक्टिव वर्किंग। अब आप ही बताओ, जो बंदा 21-22 साल का कर सकता है वो बंदा 60-70 साल में कर पाएगा क्या? नहीं। अब अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं, मैं आज 20-25 साल की, अभी मेरा 20 साल मेरी उम्र है, 20-21 साल का हूं मैं, ठीक है। तो अभी मैं कितना एनर्जेटिक हूं, मैं मस्त पढ़ाता हूँ, झकास से मैं दौड़ता हूँ एकदम बढ़िया, बहुत मज़ा आता है कूदने फादने में। अब मैं जब 90 साल का हो जाऊंगा तो मैं इतना कर पाऊंगा क्या? फिर तो मैं ऐसे ही बोलूँगा, बेटा पानी दे दे बेटा ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूँगा, बहुत ही मज़ा आएगा उस टाइम पे। मैं देखूंगा मेरी वीडियोस अवेलेबल होंगी यूट्यूब के अंदर, मैं अपने आप को देखूंगा, अरे यार जी मैं ऐसे दिखता था, अब मैं कैसे पानी मांगता हूँ मैं, है ना, लेटे लेटे पानी मांग रहा हूँ मैं ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो यही है यार कि जब हम जैसे जैसे हमारी एज और टाइम बढ़ती है तो हमारे अंदर के बॉडी के ऑर्गन्स, हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है, धीरे धीरे हमारे बॉडी काम करना बंद कर देती है, ठीक है। और इसी को कहते हैं एजिंग। यानी कि जो पैदा, देखो पहला प्रिंसिपल क्या था कि हम क्या होते हैं, पैदा होते हैं तो एनर्जी चाहिए, सर्वाइव करते हैं। दूसरा क्या है कि जब हमारी बर्थ होती है तो ग्रोथ इनसाइड से होती है, तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तीसरा क्या है कि जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारी एक टाइम पे स्टॉप होती है और हमारी एज होने लगती है, यानी कि हम बूढ़े होने लगते हैं, एजिंग, बूढ़े होने लगते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा रूल क्या है, यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से। अब देखो, अब हमारी एजिंग तो हो रही है, हम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। अब हम 20-25 साल के जब हो जाएंगे तो हमारे बॉडी की ग्रोथ बंद हो जाएगी। हम थोड़ी कि माउंट एवरेस्ट बन जाएंगे बड़े होते 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 होते, तो हमारी लाइफ की ग्रोथ बंद हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रिप्रोडक्शन करेंगे। जब हमारी बॉडी पूरी डेवलपमेंट हो गई, हमारी बॉडी की, हम वेल डेवलपमेंट हो गए 21 ईयर के बाद, ठीक है, तो फिर हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि कंटिन्यू करेंगे, अब हम अपनी लाइफ को आगे लेके आएंगे। अब हम तो भाई चले जाएंगे तो अब अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ करेंगे एंड कंटिन्यूएशन लाइफ ओनली रिप्रोडक्शन से होता है। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करते हैं यंग वन को, यानी कि देखो मैं डेफिनेशन बोलता हूं, आप सुन लेना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स is nothing but reproduction. Reproduction having two types, you already studied in chapter number 3 science 2 class 10th, that is asexual and sexual reproduction, ठीक है। सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हैं, इस बात को ध्यान देना। और यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से ही प्रेजेंट हो, उससे नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, यही है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सोचो अगर मान लो 100 साल तक रिप्रोडक्शन इंसानों ने नहीं किया तो इस धरती से इंसान गायब हो जाएंगे, ये हमारे गोले में फिर ये गोला नहीं रहेगा ठीक है, ऐसे इंसान गायब हो जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल प्रोसेस, सोच लो, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, हम ग्रोथ कर लिए, डेवलपमेंट कर लिए, मेटाबॉलिज्म कर लिए, हमारी बॉडी का एजिंग हो रही है, हमने रिप्रोडक्शन भी कर लिया, ये भी लाइफ का एक प्रिंसिपल ही था। अब क्या होगी, अब यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से। अच्छा एक बात, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, रिप्रोडक्शन के लिए एक म्यूल नाम का एक ऐसा अपना गधा होता है, गधा नहीं कह सकते उसको, गधे और घोड़े को मिला के एक दूसरा गधा बनता है। गधा क्या होता है आई डोंट नो, म्यूल कहते हैं, म्यूल, खच्चर, हिंदी मध्ये त्याला खच्चर म्हणतात, समझून घ्या, ओके। तो म्यूल ये घोड़ा और गधा, डोंकी प्लस हॉर्स दोनों को मिला के खच्चर बनता है। यानी कि घोड़े की भी शक्ति और गधे की भी शक्ति म्यूल के अंदर होती है,
म्यूल, ऐसा कहा जाता है कि म्यूल बहुत पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू हॉर्स एंड जो डोंकी है, क्योंकि ये दोनों से मिला के बनता है। बट म्यूल कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, म्यूल कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसको ये स्टेराइल होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। स्टेराइल मतलब जो जन्म नहीं दे सकते किसी को भी, उसे स्टेराइल कहते हैं। तो ये बात आपको समझ के रखनी है। अच्छा, अब अगला लाइफ का प्रोसेस है हमारा, नेक्स्ट लाइफ का प्रोसेस है डेथ। अब हमने पैदा हुए, हमने सर्वाइव के लिए एनर्जी ली, हमारा रिप्रोडक्शन मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म के बाद हमने ग्रोथ की, डेवलपमेंट किया, उसके बाद हमने मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्योंकि हमारे अंदर इनसाइड ग्रोथ होती है, फिर हमने रिप्रोडक्शन भी किया और नए ऑर्गेनिजम्स को बनाया। अब यहाँ पे हमारी डेथ हो जाएगी। तो किसी इंसान, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी, आदमी मरता कब है? जब उसकी उम्र हो जाती है, जब सबका समय आएगा और सब टपक जाएंगे इस दुनिया से। अपनी सोसाइटी ऐसा ही कहती है। बट अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी डेथ क्या है? तो जब हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होना बंद हो जाता है, यानी कि हम खाना तो खाते हैं बट वो अंदर जाके वो नए मॉलिक्यूल यानी कि एनाबॉलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल स्टॉप्ड एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल स्टॉप्स। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे शरीर के अंदर जिंदगी भर, लाइफ टाइम, जब तक अर्थ रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक प्रशांत भाई जिंदा रहेगा। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसा तब पॉसिबल होगा जब मेरे बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि ग्लूकोज है वो हमेशा बनता रहे और हमेशा वो प्रॉपर ब्रेक होके हमारे बॉडी को एटीपी देता रहे। आपको पता ही होगा ना कि हमने सीखा था साइंस 2 में, क्लास 10th में, कि हमारे बॉडी में जब हमने कोई चपाती खाई तो अंदर जाके वो देती है कार्बोहाइड्रेट, ये नया मॉलिक्यूल बन गया। अब चपाती से कार्बोहाइड्रेट बनाने का प्रोसेस ही एनाबॉलिज्म है, और इस कार्बोहाइड्रेट को जब ब्रेक करते हो तो मिलती है एटीपी जो हमारे सेल को चाहिए होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमारा कैटाबॉलिज्म हो गया, यानी कि ब्रेकिंग डाउन एंड बिल्डिंग अप, ये हमारे बॉडी में होना चाहिए। प्लस हमारे जो ऑर्गन ये काम कर रहे हैं, वो मशीन जो हमारे अंदर हैं ऑर्गन्स, वो ऑर्गन कभी बूढ़े ना हो भाई, वो अच्छे से काम करते हैं। तो मैं जिंदगी भर जिंदा रहूंगा, लाइफ टाइम अमर हो जाऊंगा मैं। बट ऐसा होता है क्या? सबकी बॉडी एक दिन डल होने वाली है और सबके अंदर ये मेटाबॉलिज्म एक दिन खत्म हो जाएगा, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन उस इंसान की डेथ हो जाएगी। अब चाहे वो बूढ़ा इंसान की हो, चाहे वो 2 साल के इंसान की हो, सब इंसान मरेंगे। जिस दिन मेटाबॉलिज्म स्टॉप्ड उस दिन इंसान की डेथ। टाइम टाइम फिश। समझा अच्छे से? इस बात को ध्यान रखना। और लास्ट लाइफ का फंडा, जो लास्ट लाइफ का नियम है जिसे कहते हैं, तो ये है कि हर दुनिया का लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर दुनिया का लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है टू द थर्मल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? हाँ। तो गाइज अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक बहुत ही अंटार्कटिका में भेज दूँ, अंटार्कटिका जहाँ पे बहुत ठंडी होती है, तो आपको कैसे पता कि वहाँ ठंडी होती है? मतलब आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, आपको पता चला कि हाँ वहाँ पे बहुत ठंड है ना, यानी कि थर्मल चीज़ें आपको पता चलती हैं। अगर मैं आपको बहुत गर्म जगह में डाल दूँ तो आपके अंदर पसीने पसीने निकलने शुरू हो जाएंगे, तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ बहुत गर्मी हो रही है, यानी योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू द थर्मल एक्टिविटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल? मीन्स हीट। जहाँ हीट ज़्यादा वहाँ गर्मी ज़्यादा, जहाँ हीट कम वहाँ ठंडी ज़्यादा। समझा? तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, और जिसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसकी नहीं करती वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ऐसी केमिकल के टूवर्ड्स भी, अब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल एक्टिविटीज़ होती हैं, केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर वैसे ही हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस। अब अगर इन्वायरमेंट बदलेगा तो हम भी बदलेंगे। अगर मैं अमेरिका में चले जाऊंगा तो मैं और गोरा हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल चेंजेस है ना। अगर हम विलेज में होते हैं तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, तो हम थोड़ा सा ठंडे मतलब काले पड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और शहरों में कैसा घर के अंदर रहते हैं ना पब्लिक, तो गोरे हो जाते हैं। तो ये बायोलॉजिकल चेंजेस को भी हम लोग क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जो ऐसा करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब पत्थर तो नहीं करता ना तो पत्थर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। पत्थर को क्या ही फर्क पड़ता है गर्मी और ठंडी से? वो तो पड़ा है, जड़ है, हार्ड है। पत्थर हार्ड बंदा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदा नहीं, फिलहाल नॉन लिविंग थिंग। तो ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म थर्मल एक्टिविटीज, केमिकल एक्टिविटीज एंड देन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को रिस्पॉन्ड करता है। तो ये सारे हमारे लाइफ के फंडे थे, है ना। आओ तुम्हें सिखाऊं लाइफ के फंडे। तो ये हमने 6 के 6 सारे फंडे देख लिए कि हर इंसान बड़ा होता है। वही प्रवचन था ये पूरा।
इंसान पैदा होता है, एनर्जी चाहिए, मेटाबॉलिज्म आती है, फिर इंसान ग्रोथ होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं है बेटा। फिर उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बेटा। फिर इंसान के अंदर रिप्रोडक्शन होता है बेटा। फिर रिप्रोडक्शन जब हो जाता है ना बेटा, तो फिर वो जो इंसान है बेटा वो फिर मर जाता है बेटा। तो मरता कब है बेटा? जब मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाती है, मतलब मेटाबॉलिज्म उसकी बॉडी में नहीं होती बेटा। और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा, समझ लो अच्छे से बेटा, कि उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर डेथ होती है बेटा, तो वो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म खत्म। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है बेटा थर्मल, केमिकल और हमारा यहाँ पे बायोलॉजिकल चेंजेस को। तो ये एक बाबा जी ने आपको सारे लाइफ के प्रिंसिपल बता दिए। ये लाइफ के प्रिंसिपल ऐसे ही थे ना कि जिंदगी जीने के 6 तरीके जिंदगी में कैसे बॉडी के जीने के, जिंदगी तो फिर बड़े बंगलों से जी जाती है, ऐसा तुम्हारा मानना है, बट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऐसे ही जीते। तो यही मेन इंपॉर्टेंट फंडा था जिसको मैंने फनी तरीके से बायोलॉजी को आपको पढ़ाया है। एक एक बंदे को समझ में आया होगा, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सबको पक्का समझा होगा, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आया होगा, सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ये एक तरफ में फंडे लिखे हैं 6 के 6, जिसको मैंने अच्छे से समझा दिया, एक एक शब्द समझाया हूं मैं। और इस तरफ के इधर आओगे जब राइट साइड में, तो उस ऊपर के टॉप में एक पैराग्राफ होगा। उस पैराग्राफ को मैंने इंपॉर्टेंट नाम दे दिया है कि अब आगे का जो चैप्टर होगा इसी पैराग्राफ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलिए अब इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं। तो हमने लाइफ के फंडे तो सीख लिए, यानी कि 6 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, है ना, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ तो हमने सीख लिया। अब हम ये सीखते हैं कि इस अर्थ के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। साइंस 2 चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ा होगा, कितने सारे एनिमल्स थे ना। 9th में चैप्टर नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स साइंस में, तो वहां पे सीखा था ना तुम लोगों ने कि कितने सारे वहां पे प्लांट्स अवेलेबल हैं यार। OMG 145 ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्मिक, जिम्नोस्पर्मिक, ये सब प्लांट थे। ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में आ जाओ तो सब किंगडम एनिमेलिया, फिर किंगडम एनिमेलिया, फिर फाइलम, देयर आर 11 टाइप ऑफ फाइलम, that is chordata, non-chordata. Inside the non-chordata there is 10 types of phylum, that is protozoa, फिर echinodermata, cnidaria, coelenterata, platyhelminthes, hemichordata, फिर दुनिया भर के vertebrata, divisions, classes like pieces and all in all, OMG बहुत कुछ था। ये सब कुछ हमने सीखा था साइंस 2 क्लास 10th में, और साइंस में क्लास 9th में सब कुछ सीखा था। इसका मतलब यही है, सिंपल सा भाषा में कहूँ, कि इस दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, मिलियंस ऑफ वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, मिलियंस ऑफ वैरायटीज ऑफ एनिमल्स। कुछ एनिमल एक्वेटिक है, कुछ एनिमल हवा में बर्ड्स वगैरह उड़ते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ इतने छोटे कि वायरस एंड बैक्टीरिया हैं, कुछ इतने इंसान दिमाग वाले यानी कि हम ह्यूमन बींग्स जिनके अंदर बहुत इंटेलेक्चुअल पावर है। तो हम सब मतलब अलग अलग दुनिया में कितने सारे ऑर्गेनिज्म होंगे यार, कितने सारे वैरायटी वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, जस्ट इमेजिन यार। प्लांट की अमेज़न के जंगल में चले जाओ, ऐसे तरह तरह के प्लांट मिलते हैं कि यार मतलब हमने जिंदगी में वैसे प्लांट देखे नहीं होंगे। हमने तो जिंदगी में इतने सारे प्लांट और एनिमल देखा ही नहीं है, हमने अगल बगल सांप बिच्छू इतना ही देखा है, और कितने सारे होंगे हमें क्या पता। कितने सारे वैरायटीज ऑफ प्लांट होते हैं, कितने सारे वैरायटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स होती है। OMG। तो यहाँ देख लो, एज वी नो दैट टाइम इज इमेमोरियल, हमें समय याद नहीं रहता। और यार हाँ, कितने सारे ऑर्गेनिज्म तो डिग्रेड हो गए होंगे, जैसे कि डायनासोर देखो पहले थे और अब खत्म हो गए। तो डायनासोर तो बड़े ऑर्गेनिज्म थे तो हमने जान लिया, बट ऐसे कितने सारे ऑर्गेनिज्म खत्म होने आ गए होंगे, कितने सारे ऑर्गेनिज्म इस दुनिया से खत्म हो गए होंगे और हमें पता भी नहीं। वो जिंदा होके सर्वाइव होके उनकी स्पेसीज ही खत्म हो गई, उनकी जनरेशन ही खत्म हो गई, हमें पता भी नहीं है। कितने सारे हुए होंगे ऐसे, और कितने सारे अभी नए ऑर्गेनिज्म आ रहे होंगे, वी डोंट नो यार। ठीक है, तो एज वी नो कि टाइम इज इमेमोरियल, और इस वजह से लॉट्स ऑफ, यहां पे जरा ध्यान दो अच्छे से, लॉट्स ऑफ वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग टुगेदर इन द अर्थ। लॉट्स ऑफ वैरायटीज मींस इतने सारे वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में, हम साथ में रहते हैं। और इसी वैरायटीज को डाइवर्सिटी कहा जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हैं तो सब अर्थ के अंदर ही ना, सब यूनाइटेड हैं और बट डाइवर्स भी हैं। अब अगर एक एनिमल है, काऊ है, काऊ हमें मिल्क देती है और हम इंसान हैं, हम उसके मिल्क को लेके पीते हैं और शक्ति बढ़ती है हमारी। तो काऊ और हमारे में एक दूसरे में अच्छा रिलेशन है, तो हम दोनों मिल के रहते हैं, यूनाइट होके रहते हैं। ऐसे ही प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो हमारे में एक अच्छा रिलेशन है। तो यही है डाइवर्सिटी, सब डाइवर्स हैं,
कोई अलग ऑर्गेनिज्म है, हम अलग ऑर्गेनिज्म है, बट स्टिल हम एक दूसरे से कम्युनिकेटेड हैं, हम एक दूसरे से यूनाइटेड हैं। इसे कहते हैं डाइवर्सिटी। बहुत सारे डाइवर्स वैरायटीज मतलब डाइवर्सिटी, अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स, इसे कहते हैं वैरायटी। यानी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नथिंग बट डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको समझना। अब आपको बता दूं कि अगर इतने सारे वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें इन्हें क्लासिफाई करना पड़ता है ना। इतने सारे ऑर्गेनिज्म को अगर हमें समझना है कि यार अगर प्लांट है तो प्लांट की कितनी वैरायटी है, OMG करोड़ों वैरायटी, तो इतना सारा वैरायटी तो हम याद भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको समझने के लिए हम क्लासिफाई करते हैं कि हाँ ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, यानी इसके अंदर फ्लावर वाले। तो अगर मैं मान लो 100 करोड़ प्लांट प्रेजेंट है और अगर मैं उसको मान लो क्लासिफाई कर दिया कि ये फ्लावर वाले प्लांट है, तो 100 करोड़ में से कम 50 करोड़ प्लांट तो आएंगे ही ना फ्लावर वाले, जिनको फ्लावर होता होगा। अब चाहे वो किसी भी वैरायटी के रहे, चाहे वो कहीं भी पैदा हो, हमको फर्क नहीं पड़ता, फ्लावर देता है तो फ्लावर वाला प्लांट है भाई। वो एंजियोस्पर्मिक हो गए, जो फ्लावर नहीं देते वो जिम्नोस्पर्मिक हो गए। फिर ऐसे टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा हमने सब 9th में प्लांट के बारे में पढ़ा था। ऐसे ह्यूमन बींग्स में भी, इंसानों एनिमल्स में भी हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 साइंस 2 में। यहाँ इसको पीछे की नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो ये कॉर्डेट है, इसको प्रेजेंट नहीं है यानी एब्सेंट है तो ये नॉन कॉर्डेट है। तो इस तरीके से हमने क्लासीफाई किया था। तो इससे पढ़ने में आसानी होती है क्लासीफाई करने से। तो हम ना इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमको क्लासीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप बताना, किसी को अगर तुमको क्लासीफाई करना तो क्लासीफाई करने के लिए इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। यहाँ अब ये तो कम से कम पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये ऑर्गेनिज्म है तो इसको फ्लावर होता है, इसको फ्लावर नहीं होता। तो एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन तो मालूम होनी चाहिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास कलेक्ट करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन को, हमें डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, समझा। इसी तभी जाके हम इस डाइवर्सिटी को क्लासीफाई कर पाएंगे। इतनी बड़ी जो वैरायटीज है, डाइवर्सिटी है, इस वैरायटीज को, इस डाइवर्सिटी वाले ऑर्गेनिजम्स को, इतने सारे अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अगर हमें प्रॉपर क्लासीफाई करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर उनकी डेटा होनी चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। विदाउट इंफॉर्मेशन हम उन्हें कभी क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो अगर इन्हें क्लासीफाई करना है तो उसके लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए, यानी हमें कंटेन करना पड़ेगा एड्स को। एड्स वही सोच रहे हो ना जो मैं सोच रहा था, वो एड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो एड्स है ये इंफॉर्मेशन होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AID, एड? रियलिटी में ये एड है, और एड ये कि सिंगुलर है, इंग्लिश सिंगुलर वर्ड है। अगर S लगा दिया तो ये प्लूरल बन जाएगा, और S लगाने के बाद ये बीमारी भी बन जाती है, एड्स, है ना, इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये एड है, एड, बट S इसलिए लगाया है क्योंकि प्लूरल है। एड मतलब इंफॉर्मेशन, डेटा, समझा अच्छे से, जानकारी। ये बायोलॉजी के शब्द में एड कहा जाता है। तो ये कंटेन करता है एड को, समझ में आया। तो ऐसे टेक्सोनॉमिकल एड, व्हाट इज टेक्सोनॉमिकल एड? टेक्सोनॉमिकल एड हमारा यहाँ पे जरा ध्यान देने का होता है। ये एक टेक्सोनॉमिकल एड एक ऐसी चीज है, एक कला, एक आर्ट, ऐसी चीज है ये जिसमें हम लोग सैंपल, किसी भी प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म के सैंपल, और जो हमें एक्सटेंसिव रिसर्च में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में हेल्प करते हैं। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें मदद करती हो किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, उसको रिसर्च करने में, तो उसी इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड। फॉर एग्जांपल, तुम्हारी मम्मी ने कह दिया कि जाओ एक ब्राउन कलर का दिखने वाला, 4 पैरों पे चलने वाला एक ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर ब्लैक ब्लैक ऐसे लाइनें लगी होंगी, जाओ उसको ढूंढ के लेके आओ। तो आप जाओगे और आपको फिर कौन दिखेगा? टाइगर दिखेगा कि हाँ ब्राउन कलर का है और ब्लैक ब्लैक लाइनें हैं, 4 पैरों पे चलता है, इसी को मम्मी ने लाने बोला है। तो ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी ना कि ब्लैक कलर का लाइनें होंगी और ब्राउन कलर का होगा, ये टेक्सोनॉमिकल एड है। दिस इज द इंफॉर्मेशन बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनिज्म। समझा? व्हाट इज टेक्सोनॉमिकल एड? अंडरस्टूड वेल? ओके, तो ये होता है टेक्सोनॉमिकल एड, यानी जिसके थ्रू आप एक प्रॉपर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड कर सकते हो, उन्हें पहचान सकते हो। रिसर्च में जिसके जो आपको हेल्प कर सकता है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है टेक्सोनॉमिकल एड्स। समझिए अच्छे से मैं क्या बोला? आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स जो होता है ये इंक्लूड करता है बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जांपल लाइक हर्बेरिया, बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी पार्क। अब आपको अगर मैं बोलूं कि जाओ एक ब्राउन कलर का दिखने वाला जिसके ऊपर ब्लैक लाइनें होंगी, 4 लाइनें ऐसे ऐसे, और 4 पैरों पे चलता हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ढूंढ लाओ। तो आप शेर को ढूंढने जाओगे तो कहाँ जाओगे? जंगल में ढूंढने जाओगे, या तो किसी बॉटेनिकल गार्डन में, या हर्बेरियम में, या फिर म्यूजियम में, कहीं ना कहीं ढूंढने जाओगे ना। तो अपने अर्थ के अंदर बहुत सारे गार्डन्स, बॉटेनिकल गार्डन्स, जहाँ नए नए प्लांट होती हों,
जहाँ पे हर्बेरिया, जहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता हो, जहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ये सब बनाए गए हैं। जहाँ पे हम ये टैक्सोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन को, ये जो कलर है ना, जानकारियाँ एनिमल के बारे में, प्लांट के बारे में जानकारियाँ, इनको हम लोग इन जगहों पे रखते हैं। समझ में आया? तो यही है हमारा यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल एड्स की कहानी। यहाँ से हमारा वो पैराग्राफ में बस यही दिया था। पैराग्राफ के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना हर्बेरियम वाला पार्ट, जो कि इस वीडियो में नहीं, अगले चैप्टर में, अगले वाले पार्ट में, इस दूसरे लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझा ना कि जो अगर आपको आज के ज़माने में अगर आपको टैक्सोनॉमिकल एड्स चाहिए, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन चाहिए कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा है, कौन सा प्लांट कैसा है, तो आप बस हर्बेरियम म्यूजियम या बोटेनिकल गार्डन या बायोडाइवर्सिटी पार्क में चले जाओ। आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पहले से ही प्रिजर्व्ड होते हैं, बहुत सारे स्पेसिमेन पहले से ही ग्लास के अंदर रखे होते हैं, प्लांट रखे होते हैं, तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन ईजिली ले सकते हो। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो जस्ट गो इनटू दीज ऑल पार्ट्स एंड यू विल गेट दैट इन्फॉर्मेशन विच एवर यू वांट। ठीक है, तो बस यही होता है इन्फॉर्मेशन। तो कहाँ से देखो कहाँ हम पहुँच गए ना, इस तरीके से स्टडी करने का। ये चैप्टर बहुत ही आसान था, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने में सच में बहुत मजा आया। ठीक है, तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान देना है। ये नोट्स अगर आपको चाहिए रहेगी तो टेलीग्राम में मैं दे दूंगा। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे बहुत कुछ प्रोवाइड करता हूँ, सिर्फ ये नोट्स ही नहीं। तो आप मेरे साथ जुड़ जाओगे, जहाँ पे मैं आपको बहुत कुछ दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता, बट डिस्क्रिप्शन में सबको नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो लिंक में क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाना ग्रुप में, और बढ़िया से आपको नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, मस्त इंजॉय करके, बायोलॉजी में बोरिंग नहीं लगा होगा आपको, बायोलॉजी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे बायोलॉजी है, डोंट वरी, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो बस आप मेरे साथ पढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों में, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि कैसी लगी, और सबको शेयर जरूर करना यार, जिससे कि सब तक मैं रीच कर सकूं और सभी लोग इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में इस वाले चैप्टर के। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत छोटा चैप्टर है, अगले वाले लेक्चर में ठीक खत्म हो जाएगा ये। तो बाय बाय बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।